नहीं देगी। दिनेश जी। जी, जी। मैं विवेक जी के पास आऊँगा, फिर मैं इस बीच दीपक जी भी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, जी। विवेक जी, पृष्ठभूमि दोबारा से नहीं रखूँगा। सवाल वही है कि जो मैंने संघीय ढांचे की बात की थी कि 3.0 अगर होता है तो इफ हैपेंस, क्या स्वरूप देखते हैं आप? जी। जी ये बहुत स्पष्ट हो गया है अभी तक दिनेश जी कि मोदी जी का जो मिशन है वो एक बहुत ही स्ट्रांग सेंटर, मतलब जो स्टेट्स की पूरी ऑटोनॉमी, स्टेट्स का पूरा जो इंडिपेंडेंस है उसी को उसको पूरी तरह से नहीं लेकिन ज्यादातर उसको खत्म करना, स्टेट्स को एक तरह से केंद्र का गुलाम बनाना और पूरी तरह से केंद्र के साथ में उसका जो भविष्य है स्टेट्स का वो केंद्र के साथ में जोड़ देना, मतलब केंद्र जो चाहेगा, सेंटर जो चाहेगा वही स्टेट्स को करना पड़ेगा। इस तरह का कुछ एक सिस्टम मोदी जी लाना चाहते हैं। अभी आनंद जी ने जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही, मैंने शायद उनके ही या किसी दूसरे प्रोग्राम में इस बात को स्पष्ट किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन जब तक इस देश में था तब तक इस देश में एक ही पार्टी की सत्ता जो है वो कायम थी, कांग्रेस की सत्ता थी। और जैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन डिस्टर्ब हुआ 68 और उस दौरान, तो उसके बाद जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टीज है, उनका एक दौर उस समय से शुरू हुआ और फिर वो इस हद तक क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो ताकतवर बनी कि इस देश को एक लंबे अरसे तक अलायंस गवर्नमेंट का एक दौर हमने देखा। वाजपेयी सरकार से शुरू हुआ, उससे पहले भी था वो, लेकिन जो एक अच्छा स्टेबल अलायंस गवर्नमेंट की बात हमने देखी वो वाजपेयी सरकार के समय से देखी और वो आज तक चली आ रही है। सिर्फ अभी पिछले कुछ 10 सालों से जब मोदी जी आए हैं उसके बाद से फिर से वो ट्रेंड रिवर्स हो गया है। लेकिन मोदी जो पिछले जो 10 साल से चाहते थे कि जो क्षेत्रीय पार्टियां उसको खत्म किया जाए, वो उनको उतना सक्सेस उसमें नहीं मिल रहा है। आज भी क्षेत्रीय पार्टियां ताकतवर है, वो उसको खत्म करने का उनका प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। शिवसेना को मतलब वो हिंदुत्व से अगर उनका कमिटमेंट होता तो शिवसेना को वो ताकतवर बनाते, लेकिन पहला आघात तो उन्होंने शिवसेना पर ही किया। जेडीयू को साथ में लिया बिहार में, जेडीयू उनका आइडियोलॉजिकल पार्टनर नहीं, कहीं से भी हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं, तो शिवसेना पर पहला आघात किया। तो उनका हिंदुत्व से कमिटमेंट नहीं है, उनका कमिटमेंट है एक यूनिटरी सेंटर, एक सेंट्रली पावरफुल सरकार जो अपना एजेंडा स्टेट्स पर लाद सके। हमने पहली बार देखा है कि नॉर्थ साउथ डिवाइड इस देश में इतना प्रोनाउंस्ड कभी भी नहीं था जितना आज है। मतलब दिल्ली में साउथ के स्टेट्स के जो राजनेता हैं, जो वहाँ की रूलिंग पार्टीज है, वो जाकर दिल्ली में फंड्स के लिए, स्टेट के फंड्स के लिए वहां पर जाकर एजिटेशन कर रही है। पहली बार हमने इस देश में इतने सालों में देखा है। तो नॉर्थ साउथ डिवाइड इतना, मतलब कर्नाटक के एक कांग्रेस के जो एमएलए हैं डी के कुमार, जो भी शायद उनका नाम है, कुमार कुछ उनका नाम है, उन्होंने तो ये डीके शिव कहा कि कुमार। भाई नहीं, डी के डीके शिव शिव कुमार कुमार। नहीं, उनके भाई ने सुरेश। तो ये कहा। डीके हाँ, सुरेश। हाँ जी, उन्होंने तो ये कहा कि हमको अलग देश मांगना पड़ेगा अगर इस तरह से बात, मतलब इस तरह की बात जो हो रही है, जो डीएम की जिस तरह की बातें तमिलनाडु में कर रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेपरेटिस्ट भावना को जागृत करने वाला काम मोदी सरकार की तरफ से हो रहा है। लेकिन इससे मोदी सरकार डिस्टर्ब होगी या फिर उनका मिशन वो वाइंड अप करेंगे ऐसा नहीं है। उनको पता है कि इस तरह की बातें होगी और उसको किस तरह से निपटाया जाए, इसका प्लान भी उनका तैयार है। मतलब वो किसी भी तरह से ये नहीं होने देंगे। वो स्टेट्स की ऑटोनॉमी को ही खत्म करना चाहते हैं। वो लिंग्विस्टिक आधार पर स्टेट्स जो है वो अलग अलग बने रहे, ये शायद ये भी उनको ये बात भी उनको हजम नहीं होती। मैं एक उदाहरण में पर्सनल एक आपको किस्सा बताऊंगा। संघ के एक बहुत वरिष्ठ एक नेता है, पदाधिकारी भी है संघ के, उनसे मेरी कभी बात हो रही थी, तो मैंने उनको मुसलमानों के संदर्भ में ये सवाल पूछा कि भाई अगर
आप कहते हैं कि मुसलमानों के जो पुरखे हैं वो किसी जमाने में हिंदू ही थे, तो मुसलमान इस बात को ध्यान में रखे। मतलब मेरे पुरखे तो 7 पीढ़ी पहले तेलुगु थे, हमारी जो फैमिली ओरिजिनल वहां से आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र में आई, लेकिन अभी मैं आई एम ए प्राउड महाराष्ट्रियन। मुझे कोई तेलुगु से मतलब मराठी से ज्यादा तेलुगु मुझे प्यारी है ऐसा नहीं है, मुझे मराठी भाषा ही ज्यादा प्रिय है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, आई एम ए प्राउड महाराष्ट्रियन। ये बात सोच के मैं नहीं मेरे तो पूर्वज तो है वो तेलुगु थे, वो आंध्र प्रदेश से आए, तो मेरा नाता तो आंध्र प्रदेश से है, ऐसा मैं सोच नहीं सकता। आज मेरे लिए तो मैं आज महाराष्ट्रियन हूँ और मराठी हूँ, और मेरे लिए वो बहुत अभिमान की बात है। तो उस पर उनका ये था कि वो ये कहने लगे, उनका लॉजिक ये था, लेकिन आपकी पूजा पद्धति तो वही थी, आपकी पूजा पद्धति तो बदली नहीं, आप हिंदू थे तब भी और आज भी हिंदू है। इसका मतलब ये है कि आप भाषा से ऊपर उठ के धर्म जो है वो हमारी आइडेंटिटी है, मतलब सारे हिंदुओं की धर्म, भाषा को ज्यादा महत्व मत दीजिए, धर्म को महत्व दीजिए, ये है मैसेज। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर भाषा के आधार पर अलग अलग हुए, वहां रिलीजन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण नहीं था। अगर रिलीजन महत्वपूर्ण होता तो बांग्लादेश पाकिस्तान में ही रहता, पाकिस्तान का ही पार्ट बना रहता। लेकिन धर्म से ज्यादा स्ट्रांग आइडेंटिटी वाला जो फैक्टर है वो भाषा है। ये बात जो है वो आरएसएस को कभी भी हजम नहीं हो सकती, क्योंकि आरएसएस चाहता है कि धर्म ही सबसे बड़ी प्रेरणा हो। जो हमारी जो एकता है उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा जो है वो धर्म बने, भाषा नहीं। भाषा का अभिमान जो है वो सेकेंडरी हो, प्राइमरी अभिमान जो है आपका वो धर्म का होना चाहिए। ये है उनका मिशन। इसलिए वो जो भाषा के आधार पर जो अलग अलग स्टेट्स बने हैं और जो अपने अपने भाषा का अभिमान रखते हैं, वो उनको बात हजम नहीं होती, उस बात का वो विरोध करेंगे। तो वो द्रविडियन मूवमेंट जो है उसको भी किस तरह से खत्म किया जाए, ये भी उनका प्लान तैयार होगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, वो कभी भी द्रविडियन पार्टीज या द्रविडियन स्टेट्स को भारत से अलग होने की अनुमति नहीं देंगे। अगर वो इस स्तर पर बात चली जाए कि वो कहेंगे कि भाई हमको नहीं चाहिए, हमको हमारा देश, हमारा अलग देश चाहिए, द्रविड़ ये अलग देश है, वो अगर इस तरह की बात करेंगे तो उसको कुचल देंगे। लेकिन वो बात आती कहां से है? मतलब अगर द्रविडियन राज्य जो है वो इंडिपेंडेंस की बात करने लगे तो आती कहां से है वो बात? वो आप जब अपना एजेंडा लादने की कोशिश करते हैं, आप अगर कल डिलिमिटेशन हो जाए और नॉर्थ जो है वो हावी हो जाए साउथ इंडिया पर, तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस बेसिस पर आप अलग राज्य की और अलग देश की मांग नहीं कर सकेंगे, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो ये जबरदस्ती होगी और वो जबरदस्ती करेंगे, क्योंकि वो बेसिकली एक डिक्टेटोरियल विचारधारा है। संघ की विचारधारा जो है वो एक बेसिकली डिक्टेटोरियल विचारधारा है। संघ में क्या होता है, जो सर्वोच्च पद पर संघ का व्यक्ति बैठा है वो जो कहता है वो होता है, वहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। उसी तरह से बीजेपी में भी कोई डेमोक्रेसी नहीं है, बीजेपी में मोदी जी जो कहते हैं वो होता है। तो ये डिक्टेटोरियल विचारधारा रखने वाली पार्टी है, इसलिए वो अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने अपनी अपनी ऑटोनॉमी है, अधिकार है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आईआईएम की ऑटोनॉमी वो उन्होंने खत्म कर दी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो उनकी जो ऑटोनॉमी थी उन्होंने खत्म कर दी। सरकार जो कहेगी, केंद्र जो कहेगा वो आईआईएम को करना पड़ेगा। इस तरह की स्थिति उन्होंने आईआईएम में लाई, उस तरह की स्थिति आईआईटी में है। तो सारी ऐसी संस्थाएं जो ऑटोनॉमी में विश्वास ही नहीं रखती है, डिसेंट्रलाइजेशन में विश्वास नहीं रखते, ये सेंट्रलाइजेशन में विश्वास रखते हैं। इसलिए इनका जो ये है ड्रीम है वो ये है कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर वाली व्यक्ति और सेंट्रलाइज्ड पावर वाली पार्टी वो इसका राज चले पूरे देश में। मतलब वो चाइना का जो मॉडल है उसको इस देश में वो लाना चाहते हैं, ये है उनका ड्रीम। और उस ड्रीम को रियलाइज करने के लिए जो भी करना पड़े, मतलब उसके लिए हिंदुओं को भी दबाना पड़े। ये कोई सिर्फ एंटी मुस्लिम पार्टी नहीं है, ये सिर्फ एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, ये ज्यादातर हिंदुओं के खिलाफ ही है। क्यों? वो अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश क्यों करते? हिंदू ही चलाते हैं अपोजिशन पार्टियां, कोई मुस्लिम तो नहीं चलाते। उनको खत्म करने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि ये बेसिकली एंटी हिंदू है, वो ऐसे हिंदुओं के खिलाफ है जो इनके
आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाता, जिनका विचार इनकी आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाता, जी, ऐसे हिंदुओं के खिलाफ ही ज्यादातर काम करने वाले ये आइडियोलॉजी है। ये सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये हिंदू विरोधी भी है। इसीलिए तो हमने देखा कि दाभोलकर से लेके गौरी लंकेश के मर्डर जो है वो क्या बताते हैं, मतलब ये कोई बोलेगा कि आरएसएस वालों ने नहीं किया, लेकिन आइडियोलॉजी तो वही है। जो सनातन संस्था है, आइडियोलॉजी क्या है, वही है। मोदी जी किस तर्ज पर काम कर रहे हैं, उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। अपोजिशन के लीडर्स को जेल में डालना, सारे लीडर्स को जेल में डालना, ये क्या है? अपोजिशन को खत्म करना, ये क्या है? ये एंटी हिंदू एटीट्यूड है, ये एंटी हिंदू अप्रोच से ही काम करते हैं। सिर्फ वो हिंदू इनके राज्य में सेफ रहेंगे जो इनकी बात को मानते हैं। जो इनकी बात को नहीं मानते उन हिंदुओं के भी प्रताड़ना ये करेंगे, सिर्फ मुसलमानों की करेंगे ऐसा नहीं है। इसलिए हिंदू राष्ट्र में वही लोग सेफ है जो हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी को एक तो मन से मानते हैं या फिर जोर जबरदस्ती से मानेंगे। जो इनका विरोध करेंगे उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये होने वाला है। इसमें सेंट्रलाइज्ड पावर, एक केंद्रीभूत, जो आपने उदाहरण दिया नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये सारे जो देश है, ये उनका मॉडल है, ये उनका आइडियल मॉडल है। उस मॉडल की तर्ज पर ही इस देश को ढालना चाहते हैं। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को जितने जल्दी इस देश के लोग समझेंगे, उतने जल्दी इस धोखे को समझेंगे, उतना इस देश के लिए अच्छा है। लेकिन क्या ये हो रहा है? मुझे नहीं लगता। लोग इस संभावना से अभी भी वाकिफ नहीं है और इस संभावना को, इस धोखे को लोग समझ नहीं रहे हैं और इसी में इस देश की अधोगति होगी, ऐसा मुझे लगता है दिनेश जी। जी, मैं एक विस्तारित